रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको अमेज़न जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रोग्राम बदलता दौर में आपको एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी से मिलवाने वाले हैं। ये ऑथर हैं, ये यंगेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा में डीजीएम हैं, सिंगर हैं और इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम किया है। कैसे आप लोग इस जर्नी से इंस्पायर हो सकते हैं, कैसे अपनी सेक्टर में आप नाम कमा सकते हैं, इस माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे उनकी लिखी हुई किताब के बारे में, कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं और उनकी ओवरऑल लाइफ जर्नी के बारे में। बहुत पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था, आज लंबे अरसे बाद उनके साथ कर रहे हैं। चीज़ें पूरी तरह से बदल गई हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर निकिता वेदराउत जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत निकिता मैम रेडियो उड़ान पे एक बार फिर से, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद धन्यवाद दानिश जी, और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप इतनी डायनामिक हैं, अगर आपको कोई कहता है कि अपने बारे में बताओ, तो कैसे हम आपको डॉक्टर कहें, ऑथर कहें, बैंकर कहें, डीजीएम कहें, सिंगर कहें, तो कैसे परिभाषित करें आपको? तो आपका जो मन करे वो कहिए। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और दिन ब दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, और किस तरह दूसरों की मदद की जाए, किस तरह दूसरों की लाइफ में एक इम्पैक्ट डाला जाए, वो मेरा प्रयास रहता है। बाकी आप मुझे जिस टाइटल से बुलाना चाहते हैं आप बुला लीजिए। आप मुझे केवल निकिता बुलाना चाहते हैं, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निकिता मैम ये बताएं कि हमने जब आपसे की थी पहले की इंटरव्यू, उसमें भी आप एक हायर पोजीशन में थी बैंक, उसके बाद आप अब डीजीएम बन गई हैं। बैंकिंग में जब आप थी, बहुत सारे लोग जोश को लेके कंप्लेन करते थे, बहुत सारे लोग एक्सेसिबिलिटी को लेके कंप्लेन करते थे, बहुत सारे लोग इस चीज की कंप्लेन भी करते थे कि हमें काम ही नहीं मिलता। लेकिन आप उन्हीं में से आई और इस मुकाम तक पहुंची। हमें इस जर्नी के बारे में बताएं। ठीक है, तो दानिश जी, हम आज से ठीक 16-17 साल पहले चलते हैं। ठीक है, जब मैं अपना एमबीए कर रही थी और एमबीए की फाइनल सेमेस्टर में थी,
तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि प्लेसमेंट है ना, एमबीए में सबसे ज्यादा पढ़ाई से भी ज्यादा प्लेसमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो उस समय हमें लगता था कि पता नहीं कहाँ प्लेसमेंट होगी। बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स थे, सुनाई देता था कि ब्लाइंड है तो इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे, सब वगैरह वगैरह। वो अभी पास्ट हो गया, हिस्ट्री हो गई। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, जो मेरा करंट एम्प्लॉयर है, वो हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट के दौरान आए थे। और मैं, ये पहली ही कंपनी थी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू देने से ही, मतलब इंटरव्यू के वक्त से ही एक्चुअली मेरा जो एक डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं या एक प्रूविंग वाला पार्ट होता है, वो वहीं से शुरू हो गया था, इवन बिफोर आई वाज रिक्रूटेड। और मुझे अभी भी याद है, सो मैंने इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन आंसर्स तो करे ही, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैंने दिए ही, क्वेश्चंस तो पैनल ने पूछे थे, आंसर मैंने किया। बट साथ ही साथ मैंने उस समय जॉस और आपको याद होगा दानिश जी, उस समय वॉइस ओवर या टॉक बैक नहीं होता था। वो हमारा प्यारा सा 10 मिनट्स डेमो वर्जन वाला हम स्टूडेंट्स यूज करते थे, टॉक्स, नोकिया फोन पे। बिल्कुल राइट। तो उसको लेकर के मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और मैं बता रही हूँ, इतना रिसेप्टिव था वो पैनल, मतलब वो लिटरली अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे जब उन्होंने देखा कि मैं कैसे एक टेक्स्ट मैसेज भेज रही हूँ वगैरह वगैरह। एंड दे वर वेरी हैप्पी। बस मैंने जब लास्ट में, मतलब एक इंडिकेशन मुझे मिला कि उनको मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा और वो मुझे सिलेक्ट करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि यदि कोई प्रश्न है जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तो मैंने बस हाथ जोड़ के उनसे एक ही प्रश्न किया, जो मेरे लिए बहुत रिस्की था उस समय, लेकिन उसका जो जवाब है ना, वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। और वो प्रश्न ये था कि वो मुझे रिक्रूट करना चाहते हैं, क्या मेरी वो रिक्रूटमेंट मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे नौकरी देना चाह रहे हैं या मेरी काबिलियत की वजह से। तो जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, तो आप समझिए कि रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था 30 सेकेंड्स के लिए। तो मैं उसे भी समझ गई कि चलो अब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, पर मुझे पूछना था और शायद अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, बट मुझे आई वाज ओके विद इट, राइट। बट उनमें से जो सीनियर मोस्ट थे, उन्होंने पूछा कि आप हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं। तो बहुत हिम्मत करते हुए और डरते डरते मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि यदि आप मेरे को ब्लाइंड होने के वास्ते या ब्लाइंड होने की वजह से मुझे नौकरी दे रहे हैं क्योंकि आपकी वो एक सीट जो है वो फुलफिल हो जाएगी रिजर्वेशन वाली, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि मतलब आप फिर किसी और को देख लीजिए और मैं कोई और नौकरी देख लूंगी। लेकिन अगर आप मुझे मेरी मेरिट पे, मेरे क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो मैं पूरे दिल से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहूंगी। और बहुत ही हाई इमोशनल फीलिंग था वो मेरे लिए भी और पैनल के लिए भी। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, ये जो जॉब है ये केवल वो मेरे मेरिट को ध्यान में रखते हुए, मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी प्रॉमिस किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं जब तक रहूंगी वो मुझे कभी भी एज अ स्पेशल केस ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। दे विल गिव मी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल असाइनमेंट्स, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दानिश जी कि माई बैंक, वो जो पैनल था वो तो रिटायर हो गया, बट देखिए कल्चर ऐसा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कि आज तक मुझे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो कभी फील नहीं हुआ। सो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम इक्वली ट्रीटेड। मेरे को अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मिलती गई। सो मैंने स्केल 2 में ज्वाइन किया 2009 में, स्केल 2 HR स्पेशलिस्ट। कॉर्पोरेट ऑफिस में रही 5 साल। उसके बाद कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट लेने की इच्छा हुई। अच्छा, आपने जॉस के बारे में पूछा, तो जब मैंने ज्वाइन किया तब उस समय तो जॉस के बारे में किसी को पता भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया कि मैं शुरुआत में फर्स्ट डे सेकंड डे में अपना लैपटॉप ले गई और लोग मुझे पूछे थे आप लैपटॉप से क्या करेंगे, गाने सुनेंगे। तो मैं, अब गुस्सा तो अंदर से आता ही है सबको, लेकिन मैंने बहुत ही पेशेंस रख के सबको बताया कि हम लैपटॉप पे कैसे काम कर सकते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। मेरे बॉस ने कहा कि चलो हम ट्राई करते हैं आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दे के, पर हमको नहीं पता ये जॉस वॉस क्या है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर सिस्टम दे दीजिए। जॉस मैंने किसी तरह डेमो वर्जन उसमें इंस्टॉल किया और आई स्टार्टेड वर्किंग। अब देखिए जब आप
वो एक कहावत आपने सुनी होगी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, राइट? तो एक मौका मुझे भगवान ने दिया अपने आप को प्रूव करने का। सो क्या हुआ था कि एक दिन शाम में बहुत लेट, अभी मुझे 2 ही महीने हुए थे ज्वाइन करके बैंक, और शाम में बहुत लेट हम लोग सब ऑफिस में बैठे हुए थे, और मेरी जो बाजू वाली सीट में एक मैडम थी, वो परेशान थी। तो मैंने उनको पूछा क्या हो गया, तो बोली अरे मैंने एक ईमेल तैयार किया है, बहुत अर्जेंट एमडी ऑफिस को, मतलब चेयरमैन के ऑफिस में वो ईमेल भेजना है, बट एकाएक पता नहीं क्या हुआ, मेरा माउस नहीं चल रहा कंप्यूटर का। और उस समय तो वो बिल्कुल वायर वाले माउस होते थे, अभी तो वायरलेस है, यूएसबी है, और कोई भी आईटी वाला है नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कीबोर्ड चल रहा है, माउस नहीं चल रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो माउस यूज ही नहीं करती, मैं तो सारी ईमेल्स भेज देती हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम कुछ भी बोल रही हो, तुम तो कंप्यूटर कहाँ ही यूज कर सकती हो। मैंने कहा अच्छा आपको मैं हेल्प करती हूँ, जैसे जैसे मैं आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बताऊंगी, मेरी स्क्रीन देके आप वैसे ही करिए। और पहले तो किसी ने सुना नहीं, मैंने कहा करके तो देखिए एक बार। तो मेरे बॉस भी आ गए, हम दोनों के कॉमन बॉस थे, वो भी आ गए, एंड बिलीव मी 45 सेकेंड्स के अंदर में जो है वो ईमेल शूट हो गया चेयरमैन ऑफिस में, और वहां पे कॉल करके कंफर्म भी किया गया कि भाई आपको ईमेल मिला कि नहीं, एंड दे सेड यस यस वी गॉट द ईमेल। तो दैट वाज अ गेम चेंजर, मतलब एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, यू नो। एंड देन इमीडिएटली माय बॉस सेड कि ये क्या है तुम्हारा जॉस वॉस, मुझे हमको बताओ, जितने का भी है हम इसको प्रोक्योर करेंगे, और यू बी द ब्रांड एम्बेसडर। हमारे बैंक में और भी बहुत सारे ब्लाइंड व्यक्ति काम कर रहे हैं, सब टेलीफोन ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, हम शायद उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे सही से, आप बताओ कैसे करना है। फिर धीरे धीरे हमने जॉस सॉफ्टवेयर को अप्रूव करवाया, सबको ट्रेनिंग सिलवाई, यू नो, देन द जर्नी बिगैन, and that day and you know this day things kept on happening. So that was the first incident जॉस का। और उसके बाद मैं जैसे बता रही थी 5 साल मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किए, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत कुछ किया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए। और इसी बीच मेरा 3 to 4 में प्रमोशन भी हुआ। तो ऐसा होता है कि जब आपको 10 लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो 1-2 लोग बीच में ऐसे भी होते हैं जो somehow you know they want to challenge you in a different way, और मैं उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि अगर उस तरह के लोग ना हो तो आप शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब मैं प्रमोशन की मिठाई लेकर गई, तो किसी सीनियर व्यक्ति ने मुझे कान में, मतलब कान में तो नहीं बट अपने मन में ही बोला होगा, थोड़ा जोर से बोल दिया, बट मेरे भलाई के लिए बोला उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ अभी तो प्रमोट हो गई, बट एक ही सिटी में एक ही ऑफिस में रह के कब तक प्रमोशन लोगी, यू नो। तो वो 1 मिनट के लिए तो मुझे काफी बुरा लगा, बिकॉज मैं तो नई असाइनमेंट्स चाह ही रही थी, बट फिर मैंने सोचा, मैंने तुरंत से कह दिया कि मैंने कब कहा आप मुझे एक सिटी में रखिए, आप मुझे कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा फिर तुम्हारी गवर्नमेंट गाइडलाइन कुछ कहती है, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जब मैं बाकियों की तरह आगे बढ़ना चाहती हूँ, बाकी एम्प्लॉयज की तरह, तो मुझे अपने जो है बाकी एम्प्लॉयज की तरह ही कोशिश करके ट्रांसफर्स भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और फिर ये सारी बातें हुई, बहुत डिस्कशन के बाद मेरा दिल्ली में ट्रांसफर हुआ 1 साल के लिए, 2015-16 के बीच। और वो एक अलग ही प्रोफाइल था, बिल्कुल बहुत चैलेंजेस थे, अपने आप को फिर बहुत सारा प्रूव करना पड़ा, लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि अरे बैंक कैसे करता है, पूरी तरह से ब्लाइंड व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंट एक एचआर हेड की पोजीशन दे दी, रीजनल एचआर हेड की, ये कैसे ही हमको समझेंगी, ये तो हमें पहचान भी नहीं पाएंगी, हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना तो दूर की बात है। बट धीरे धीरे यू नो टेकिंग वन चैलेंज एट ए टाइम, सबको साथ लेके सबसे प्रॉपर रिलेशन बना के, फिर ऐसा हो गया था कि आई बिकेम यू नो वन ऑफ द फेवरेट एचआर्स। मतलब मैं अपनी तारीफ बिल्कुल खुद नहीं करना चाहती, बट आज भी जो लोग मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि मैम हमें आपका टेन्योर बहुत अच्छे से याद है। सो थिंग्स लाइक यू नो गिविंग एन अश्योरेंस कि भाई आप वरी मत कीजिए, अगर हम आपको देख नहीं सकते तो आपकी आवाज से, आपके टच से, आपके शेक हैंड से हम आपको पहचान सकते हैं। नो, सो एचआर एनीवेज इज अ वेरी चैलेंजिंग दिस थिंग। फिर उसके बाद मैं मुंबई आई, फिर और कुछ असाइनमेंट्स सेट की, ट्रेनिंग सेंटर में मैं रही 6 साल, और अभी लास्ट ईयर ऑन माय प्रमोशन एज DGM I again was called to the corporate office to head a newly formed function called ESG, that is environment, social and governance.
सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स एंड रिलेटेड फील्ड्स। सो बस ये है बहुत अभी बढ़िया। तक की जर्नी जी। तो अब ये बताएं कि 3 सवाल है मेरे। हाँ जी, बताइए। एक तो आपको डीजीएम बन के कैसा लग रहा है? आप जी। प्रोबेबली द फर्स्ट डीजीएम हैं, लेकिन आप ये कहने से कतराती हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसा क्यों? नंबर दूसरा कि क्या जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हायरार्की में, वहाँ जी। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं या आसानी होती है काम करने में? और तीसरा, आप वहाँ थे लेकिन फिर भी काफ़ी देर तक बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एप्लीकेशंस है, पोर्टल्स है, वो इनएक्सेसिबल रहे, ऐसा क्यों? हाँ, ओके। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। मैं फर्स्ट विजुअली इम्पेयर डीजीएम कहने से कतराती क्यों? तो मैं कतराती तो बिल्कुल नहीं हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक दो बार मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि जब मेरे बारे में बात हो रही थी तो कई लोग कहते अरे नहीं नहीं, वो तो फलाने ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑलरेडी एक एजीएम थे, डीजीएम थे, जीएम थे। तो इसलिए वो मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना। तो दैट इज हाउ इट इज। बट या आई कैन वेरी वेल कॉन्फिडेंटली से कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे मैं पहली विजुअली इम्पेयर्ड डीजीएम हूँ। और अपने बैंक में तो डेफिनेटली हूँ ही, और यंगेस्ट भी थी। जब मैं प्रमोट हुई थी आई वाज प्रमोटेड एज द यंगेस्ट डीजीएम। सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, राइट? मतलब वो कोई कतराने वाली बात ही नहीं है उसमें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि आसान होता है या डिफिकल्ट होता है, राइट? ये आपका क्वेश्चन था कि ऊपर लेवल पे जाके। जी। सो उसका देखिए ऐसा है कि दानिश जी, उसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। वो बहुत डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, आपका क्या पास एक्सपीरियंस रहा है, आपकी प्रेजेंट बॉन्डिंग और ट्यूनिंग कैसी है, नॉट जस्ट विथ योर सुपीरियर्स बट ऑल्सो विथ योर टीम मेंबर्स एंड योर सबॉर्डिनेट्स। तो देखिए, जैसे अब मैं अभी इस पोजीशन पे भी जब भी मेरे पास कोई न्यू टीम मेंबर आता है या मेरी टीम बदलती है, तो मुझे एक दो दिन लगते हैं उनको ये कॉन्फिडेंस दिलवाने में कि भाई आई एम जस्ट लाइक एनी अदर लीडर, है ना? मतलब कई बार बच्चे जो हैं छोटे, मतलब इन द सेंस जो जूनियर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कतराते हैं कि अरे मैम के पास हम पेपर कैसे लेके जाएंगे, वो साइन कैसे करेंगी, वो हमें पहचानेंगी कि नहीं। तो वो इनिशियल टीथिंग इश्यूज होते हैं। प्लस देखिए, अगर हम सीनियर्स की बात करें तो इनिशियल कुछ टाइम में ऐसा होता है कि पीपल आर लाइक लिटिल हेजिडेंट कि ये कर पाएंगी, या जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, हम बोर्ड वगैरह को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये कैसे प्रेजेंटेशन करेंगी, पीपीटी कोई और चलाएगा तो इनको कैसे पता चलेगा कि जो पीपीटी स्लाइड में है वो वही बोलना है। बट ये एक दो बार की बात होती है, आपको ओपनली कम्युनिकेट करना होता है कि देखिए मेरा ये तरीका है काम करने का। अब आप मानेंगे, आप लोग मेरे सुनने वाले भी सोचेंगे कि मैडम बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन दानिश जी आज भी मैं वो जो हम स्कूल टाइम में ब्रेलर यूज करते थे, मैं आज भी अपने ऑफिस में अपने स्कूल टाइम का ब्रेलर यूज करती हूँ, स्पेशली जब मुझे प्रेजेंटेशंस देनी होती है। ऑफ कोर्स मेरे पास ये भी है अपना जो ब्रेलमी वाला या ऑर्बिट वाला ब्रेलर भी है, जी ठीक है। लेकिन जो कंफर्ट मेरे लिए एक पेपर को हाथ में रख के पॉइंट्स फटाफट पढ़ने में, स्किम थ्रू करने के लिए, वो मेरी आदत है। दिस इज माय पर्सनल प्रेफरेंस, राइट? तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन होती है वगैरह, तो आई मेक माई ओन नोट्स, आई डू दैट एक्स्ट्रा मेहनत। वो तो करनी ही पड़ती है, प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, हर बार प्रूफ करना पड़ता है। और हम ही को नहीं दानिशी, नॉट बिकॉज वी आर ब्लाइंड और वी आर differently able, I would call, but I think in an organization everyone irrespective of any disability has to sort of prove the metal, है ना? वो रहता ही है हर एक के लिए। So I don't think there can be one answer कि things are easy or difficult. It is situational, it is person specific. और थर्ड क्वेश्चन आपका था inaccessibility का। So yes, inaccessibility, I think that is a challenge lot of organizations are facing, lot of people are facing. I think देखिए, इसमें दो पहलू होते हैं। एक ये होता है कि जो सिस्टम बनाते हैं उनको कई बार अवेयरनेस नहीं होती, लाइक स्क्रीन रीडर्स की, या जो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं उसकी अवेयरनेस नहीं होती। एंड देन समटाइम्स द सेकेंड पहलू इज कि एक बार सिस्टम बन जाता है, बिकॉज द सिस्टम it requires a lot of huge investment,
उसको चेंज करना बहुत इजी नहीं होता एट टाइम्स। एंड देन देखिए, आप अगर एनालाइज करें फ्रॉम अ पर्सन हु हैज प्रिपेयर्ड द सिस्टम, उनको फिर ये भी होता है कि अगर हम इसको चेंज करें तो हमारे एक्चुअल में यूजर्स कितने हैं, मतलब अगर विजुअली इम्पेयर्ड भी देखें कस्टमर्स तो बहुत कम है। सो ये एक जनरल माइंडसेट है एक ह्यूमन बीइंग का कि लार्जर मासेस के लिए देखा जाए या जो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है उसके लिए देखा जाए। लेकिन अभी ऐसा है कि एक्सेसिबिलिटी इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, मतलब मेकिंग थिंग्स एक्सेसिबिलिटी इज नॉट good to have, it has become a must to have, है ना? It's become compulsory because of the digital ecosystem that is happening and the kind of convenience the digital ecosystem is providing. So I think bank like ours are taking some steps. Some organizations may be very fast, some may be very slow, but work is going on slowly and gradually. People have started understanding. और अभी जैसे कुछ apps जो हमारी for example बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं थी, अब वो कुछ परसेंट एक्सेसिबल हो गई है। एंड आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। और कई बार ऐसे भी होता है कि जो एप्स और सिस्टम्स डेवलप करते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो एक्सटर्नल डेवलपर्स होते हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज डेलिब्रेट, इट्स नॉट एट ऑल डेलिब्रेट कि एक पर्टिकुलर चीज को इनएक्सेसिबल बनाना है, बट कई बार चीजें हो जाती हैं जो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो देन दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। But yeah, I think making things accessible is a collective effort of all of us. And it will take time. It will definitely take time. Okay. तो एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहें जो इस इंडस्ट्री में हैं और आपकी पोजीशन में जाना चाहते हैं, क्या आपके सक्सेस मंत्रस हैं? हाँ। दूसरा, मैं क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो क्या आप एक न्यूट्रल स्टैंड ही ले रही हैं एक्सेसिबिलिटी को? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली कस्टमर्स, इट्स अबाउट एम्प्लॉयज हु आर आल्सो पार्ट ऑफ योर bank, be it visually impaired bankers or other disabled bankers. Right. So customers, when I mean the internal customers who are employees and external customers both. Yes. So can accessibility be ignored? Not at all. It should not be ignored at all. Definitely not. तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो जब आप लोग आते हैं तो हमारे लिए वो आप एक परिवार का मेंबर होते हैं, चाहे हम आपको जानते भी हैं चाहे नहीं भी जानते हैं, तो हमें होता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो उस तरह से मेरे दो सवाल आपसे यही है कि एक तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में स्केल अप करना चाहते हैं, किस तरह की अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा एज ए विजुअली इम्पेयर्ड बैंकर आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टू इनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी? कुछ आप बताना चाहे क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आपने डिसेबल्ड के लिए? राइट। सो क्या हम सेकंड क्वेश्चन को पहले ले लें? बिल्कुल, इनिशिएटिव्स वाले क्वेश्चन को हम पहले ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इनिशिएटिव्स हमने ऐसे लिए कि जैसे मैंने बताया जॉस का अप्रूवल 2012 एंड 13 में, जब एक्चुअली वो गवर्नमेंट ने भी, मतलब मिनिस्ट्री DFS ने भी मैंडेट नहीं किया था, तो तभी हम ours was one of the first banks to have the JAWS software approved and provided to all the visually impaired employees. फिर उसके बाद हमने we started taking special trainings of using the JAWS software with Finacle, है ना? और फिर उसके बाद Finacle, तो उस समय Finacle 7 था हमारे बैंक में, और 2016-17 में Finacle 10 आ गया, which became very very accessible with JAWS. तो जहाँ हम Finacle 10 में Finacle 7 में मान लीजिए 5 चीजें कर पा रहे थे, वहाँ पे Finacle 10 में हम कम से कम 15 से 20 चीजें कर पाए। So and very very important thing is we then started having dedicated trainings for visually impaired employees on using JAWS with the bank's portals including Finacle. So अभी लास्ट ईयर भी अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने, मतलब मैंने, ये मेरा इनिशिएटिव था along with some of my visually impaired जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं एम्प्लॉयज, तो उनका एक ग्रुप बना के हमने कम से कम सारे जोन्स में क्लस्टर वाइज करके 10 ट्रेनिंग्स हमने की हैं, 4 दिन की ट्रेनिंग्स की हैं, कवरिंग अराउंड 400 visually impaired people who are JAWS users,
एंड वी सॉर्ट ऑफ एम्पावर्ड देम। दूसरा एक जैसे दिक्कत आ रही थी कि और कई बैंकों में भी आती है कि कई बार जैसे न्यूली ज्वाइंट होते हैं या ब्रांचेस में होते हैं तो जॉस के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, है ना, दैट वी रिक्वायर जॉस। बट कई बार क्या होता है, जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है या जो उसको फॉरवर्ड करने वाले होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि ये किसको भेजना है, ये जॉस सॉफ्टवेयर है क्या। सो वो बहुत इश्यू हो रहा था। सो उसको हमने ऑटोमेट कर दिया। उसको हमने जो एम्प्लॉय हमारा HR कनेक्ट सिस्टम है, जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल है हमारा, उसी में इंटीग्रेट कर दिया कि एन एम्प्लॉय हु इज रिक्वायरिंग जॉब्स कैन रेज अ रिक्वेस्ट देयर, इट विल फ्लो थ्रू द एंटायर हायरार्की ऑफ अप्रूवल्स, द एप्लीकेशन कैन बी ट्रैक्ड एंड जब तक जॉब्स सॉफ्टवेयर उस व्यक्ति को मिल नहीं जाता और उसके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो जाता, उसकी वो एप्लीकेशन ट्रैक होती रहेगी और क्लोज नहीं होगी। सो दिस वाज फेल्ट एज अ वेरी वेरी हेल्पफुल इनिशिएटिव बिकॉज जिनकी रिक्वेस्ट मोर देन मंथ्स, मोर देन इवन अ ईयर पेंडिंग थी, उनको 2-2 महीनों के अंदर ही, 1-2 महीनों में ही जॉब सॉफ्टवेयर मिल गया। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जैसे मैं जहाँ भी सेशंस लेती हूँ या बीइंग इन द सीनियर लीडरशिप पोजीशन, जहाँ भी मेरे को एड्रेस करने का मौका मिलता है ब्रांच हेड्स को या रीजनल हेड्स को या एग्जीक्यूटिव्स को, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू sort of touch upon the sensitization part of dealing with or including a person with disability। अगर आपकी टीम में कोई है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या एनी अदर डिसेबिलिटी, तो ये एक है। फिर हमारा एक इंटरवेंशन ये भी रहा कि हमने एक सर्कुलर निकाला था गिविंग अ इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय द विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज, राइट। सो वो सर्कुलर भी कई बार हेल्पफुल होता है बिकॉज जब किसी ब्रांच हेड को ये पहली बार कोई विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय उनके ब्रांच में पोस्ट होता है, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि अरे इनसे हम काम क्या कराएं, तो ये कैसे काम करेंगे। फिर वो जो सर्कुलर है दैट बिकम्स अ बेसिक डॉक्यूमेंट एंड उससे फिर जो है उसमें हमने बेसिकली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की लिस्ट की हुई है, व्हाट वर्क कैन बी डन। And Danish ji, we also started observing the International Day for Persons with Disability in our bank from last year. Last year was the first year we observed it. Basically to create awareness, to create sensitization, तो उसके around कई activities हम करते हैं। So I think this is an ongoing process with regards to the accessibility. So अगर आप हमारे learning management system गुरुकुल जिसको हम कहते हैं बैंक में, अगर उसको देखें तो until last year that platform was hardly accessible, क्योंकि वो पहले का बना हुआ प्लेटफॉर्म था तो उसमें चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। Then the moment the platform got revamped, the accessibility improved a lot, ठीक है। तो I will not say it is 100% accessible but at least 90% accessible. Of course the different users may have different experience but largely it is fairly accessible now. तो ये continuous process है and see the whole thing is that people in the bank especially in the top management, क्योंकि मेरी बात होती रहती है सबसे, तो they all are very very keen के whatever we do, how best we can make the work environment, and they really feel that the differently abled employees of our bank are the real human asset। और कई बार वो मुझे ये चीज़ बोल चुके हैं। अभी लास्ट इनिशिएटिव हमारा ये था कि वी इंट्रोड्यूस अ स्पेशल अलाउंस मंथली, उसको हम मोबिलिटी सपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, रियलाइजिंग दैट डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय कैन स्पेंड लिटिल मोर ऑन द रेगुलर कम्यूट। तो एक नॉमिनल अमाउंट हमने इंट्रोड्यूस किया है एज एन अलाउंस जस्ट टू सपोर्ट इन द मोबिलिटी। सो वो तो सारी बैंकों में है ना? नहीं, वो उसके अलावा ओवर एंड अबव दैट, सो देयर आर 2-3 बैंक्स जो कर रहे हैं। यूनियन बैंक ने किया था, आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र आल्सो हैज दैट स्कीम एंड नाउ आवर बैंक इज आल्सो हैविंग इट। जो आप कह रहे हैं सभी बैंकों में है, वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो उसकी बात है, बट दिस इज ओवर एंड अबव दैट। ग्रेट। और सबसे बढ़िया जो आपने वो पोर्टल वाली बात कही, जॉब्स मिलने वाली, तो आई थिंक दैट मस्ट बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस ऑल बैंक्स। यस So वो बहुत अप्रिशिएट किया सबने वो, and believe me that idea emerged as part of, I mean in one of the training programs only।
क्योंकि जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते थे, मतलब आई यूज्ड टू पर्सनली गो, यू नो, इवन इफ इट वाज अ क्लरिकल अवार्ड स्टाफ या स्केल 1 स्केल 2 की भी ट्रेनिंग होती थी, आई वुड मेक श्योर कि मैं उसमें पूरा टाइम प्रेजेंट रहूं। तो एंड माय फर्स्ट सेशन यूज्ड टू स्टार्ट विद कि भाई आपको अपने डे टू डे वर्क में क्या दिक्कतें आ रही है एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, you know, rather than just cribbing on the problems, we would then also have some actionables बिल्कुल। and some, है ना, वैसे रहा। तो टिप्स क्या देना चाहेंगे, किस तरह के अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? टिप्स है ना, तो देखिए आपने कहा कि मेरे पोजीशन तक, मैं तो ये चाहूंगी दानिश जी कि मैं तो आज डीजीएम हूँ, बट आई वुड वांट यू नो माय विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स, माय ब्रदर सिस्टर्स to, you know, aspire to be at the rank of MD, ED, at least CGMs, है ना। so DGM तो चलो एक जर्नी में है। so देखिए टिप्स में कैसा है कि first of all we need to understand that I may sound a little negative, Danish ji, here, but you know, so having certain concessions, having certain ease outs, or expecting that everybody will understand us and support us should not be considered as matter of right, है ना। so because I'm coming from a space that every person may have many will does have challenges, but the nature of challenges may be different, ठीक है। कईयों को अपने घर की प्रॉब्लम है, even though they are sighted, कईयों को they have some issues but they have been transferred somewhere else, तो हर एक की अपनी लाइफ में challenges होते हैं, right? But with those challenges, how you actually bank upon everything that you have and move ahead. So I always say that you know, we are bankers, so we should capitalize and bank upon our strengths and do not worry about the depreciating you know, nature of one or two weaknesses or the weak points that we must be having. Secondly, continuous improvement in skills. So we come across some employees, not just in my bank, मैं overall you know, visually impaired community में अगर कई मैंने cases ऐसे देखे हैं, because my PhD also happened in this subject only, so I was you know, interacting with a lot of visually impaired you know, job seekers, job aspirants, as well as the ones who are in job right now, and also some of the organization. So one thing I felt was that you know, while the infrastructure may be ready, while your bank has given you JAWS, have given you computer, but अगर आप JAWS या कोई भी स्क्रीन रीडर, या मैं JAWS को बस नाम के लिए यूज कर रही हूँ, it could be NVDA, it could be any screen reader, but क्योंकि organizations usually JAWS देते हैं due to security reasons, तो अगर आपको उसको यूज नहीं करना आ रहा है efficiently, then you have to take the ownership to learn it. Okay, you cannot expect your organization to spoon feed you in everything, right? सो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइटेड लोग करें, उनके पास होनी चाहिए, वैसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी एक विजुअली इम्पेयर्ड के पास भी होनी चाहिए व्हेन ही और शी इज एस्पायरिंग फॉर अ जॉब और इज इनटू अ जॉब, ठीक है। सो मुझे जॉब्स में मैं बहुत अच्छा या अच्छी नहीं हूँ ये कह के सिर्फ फोन कॉल्स वाला काम करना है, तो फिर यू नो, योर ग्रोथ विल बी लिमिटेड। तो आज मैं भी अगर इस लेवल पे हूँ, डीजीएम हूँ, सो आज भी आई कीप डूइंग सर्टिफिकेशंस, आई स्टडी नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजी, बट मैं अपने फंक्शनल एरिया और बाकी चीज़ों में सर्टिफिकेशन लेती रहती हूँ। सो यू नो, इट्स ऑलवेज सेड दैट द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग, योर डिटोरिएशन स्टार्ट्स, है ना। बिल्कुल। तो कंटिन्यूस लर्निंग, स्किल अपग्रेडेशन, आजकल तो टेक्नोलॉजी मतलब इतना सब न्यू है, तो वो कहीं ना कहीं और बहुत इजीली अवेलेबल है सब कुछ, ठीक है, तो वो करना है। तीसरी बात, प्लीज हैव ओपन एंड फ्रेंडली डायलॉग विथ योर टीम मेंबर्स, विथ योर रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और जो हम कई बार ये कहते हैं ना कि अरे यहाँ पे तो ब्लाइंड के साथ ऐसा ही होता है, मैं ब्लाइंड हूँ, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ पार्ट ऑफ द टीम। अगर हम बार बार इस चीज को याद दिलाते रहेंगे लोगों को, तो लोगों को याद आता रहेगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सबके साथ ही इंटीग्रेटेड समझें, और जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमें कंफर्टेबल फील कराएं,
आई थिंक इक्वली और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है टू मेक अदर्स फील कंफर्टेबल विद अस एंड अल्टीमेटली फॉर देम टू मेक अस फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो थोड़े इनिशिएटिव्स हमें लेने पड़ते हैं। मैं मानती हूँ शुरुआत में कहीं पे भी अगर न्यू एनवायरनमेंट है, न्यू स्टाफ मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। वी मे फील आइसोलेटेड। ठीक है, मेरे साथ भी होता है कई बार, बट जो वो आइस है ना, वो बर्फ को पहले हमें ही को तोड़ना होगा, क्योंकि लोग कई बार हेजिटेट करते हैं हमें अप्रोच करने में। ठीक है, बट उनको कंफर्ट हमें दिलाना होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू हैव अ क्लियर विजन। ठीक है, क्लियर विजन एज टू मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ, व्हाट इज माय पाथ, मुझे कहाँ तक ग्रो करना है। सो वो विजन एंड देन विजुअलाइजेशन। ठीक है, और एक चीज जो मैं हमेशा अपने लिए कहती हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। ठीक है, मेरे पास अभी भी दानिश जी कई बार कॉल्स आते हैं, चाहे मेरे बैंक वाले हों या कई और बैंकिंग इंडस्ट्री में हों। किसी का अगर ब्रांच की पोस्टिंग घर से 2 किलोमीटर पे है और अगर अब ट्रांसफर हुआ जॉब रोटेशन के कारण जिसमें ब्रांच 3 किलोमीटर पे है, तो भी फोन आता है कि मेरी ब्रांच दूर कर दी, मैं तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से हमारा जॉब रोटेशन नहीं होना चाहिए, मुझे दूर पड़ेगा 1 किलोमीटर और दूर। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल इश्यूज, देखिए मैं मानती हूँ मोबिलिटी में इश्यूज हो सकते हैं, बट वे भी तो हमें को फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, हम भी तो आई मे साउंड अ लिटिल मैं थोड़ा सा रूड साउंड कर सकती हूँ। या एंड आई एम टेलिंग यू दानिश जी, मेरे पास एक किसी का कॉल आया था कुछ दिन पहले और बहुत डिस्ट्रेस कॉल था। मुझे बार बार वो व्यक्ति कॉल कर रहे थे और एक बार मैंने उठा ही लिया क्योंकि मैं मीटिंग्स में थी, तो आई कुड नॉट, बट देन आई थॉट कि प्रोबेबली द पर्सन इज इन ट्रबल एंड द पर्सन सेड कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बस क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, सारा सभी लोग मुझे टारगेट बनाते हैं, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीजें। मैं आधा घंटा सिर्फ चुपचाप सुनती रही। आई वाज ट्रैवलिंग देन, मैं सुनती रही। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तुम अभी भी मुझे जो है अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हो, तुम मुझे सिर्फ सिम्टम्स बता रहे हो, तुम अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, बट एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल इश्यू क्या है, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। बहुत प्रोब करने के बाद, अब मैं एचआर वाली हूँ तो थोड़ा सा वो प्रोबिंग टेक्निक्स आती हैं, तो बहुत प्रोब करने के बाद वो व्यक्ति जो है मुझे बोल पड़ा कि मैडम एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरे ब्रांच में ना सब मुझे बड़ा नॉर्मल ट्रीट करते हैं, मुझे कोई ब्लाइंड की तरह ट्रीट नहीं करता। तो मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई, मैंने कहा यहाँ पे हम कोशिश करते हैं और बाकी भी हमारे जो ब्लाइंड कलीग्स हैं सब यही चाहते हैं कि हमें नॉर्मली ट्रीट किया जाए, ब्लाइंड की तरह नहीं ट्रीट किया जाए, तो आपका वो क्या इश्यू हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर उसको बहुत समझाया मैंने। उनका इश्यू था कि मुझे जल्दी जाना होता है, मुझे मतलब लेट आना होता है, मैंने फिर उनके ब्रांच हेड से भी बात की, so then ultimately that got solved. So what the point that I'm trying to bring in, वो फिर अगले दिन मुझे खुद ही फोन करके बोले कि नहीं मैम मैं अपनी गलती समझ गया। मैंने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो आप और आपके बाजू में जो आपके डेजिग्नेशन का ही ऑफिसर बैठा है, मैंने कहा आपकी दोनों की सैलरी सेम है, कोविड के टाइम पे बैंक ने उनको 1 महीने की सैलरी एडवांस दी, आपको भी दी, तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ। And he understood and he said नहीं मैम गलती मेरी थी, मेरी सोच में थी, मैं अपनी सोच को बदलूंगा। And I think he became a much happier officer. So ये जो चीज़ है ना कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे जल्दी जाने की परमिशन दी जाए, मैं लेट आऊंगा तो चलेगा, या कई बार ऐसा भी होता है। देखिए मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि हम अपनी जो एटिकेट्स हैं या अपना जो प्रेजेंटेशन है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस है, कई बार हम उसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे कस्टमर सामने खड़े हैं कुछ है तो मतलब मैं हमेशा सबको टिप देती हूँ कि अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप ये समझिए जहाँ से आपको आवाज आ रही है आप वहाँ पे आई कांटेक्ट बना के बात करिए। बिल्कुल ठीक है, आप अप्रोचेबल होइए, आप दूसरों को अप्रोचेबल बनाइए। एंड आप लोगों को नहीं देख पा रहे बट लोग तो आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन यू आर वॉकिंग, आप किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं या किसी के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, या व्हेन यू आर टॉकिंग बी माइंडफुल कि एनवायरनमेंट में बहुत लोग हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। सो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पर्सनालिटी रिलेटेड टिप्स हैं। एंड बिलीव मी दानिश जी, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस अपनी सोच को हमेशा परखना होगा। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि कंपटीशन जो है इट इज वेरी गुड, कि आज
मैं दानिश जी से बेटर कैसे हो सकती हूँ, ठीक है, दैट कैन बी अ कंपटीशन, बट जो रियल कंपटीशन है ना वो ये है कि मैं अपने आप से कैसे बेटर हो सकती हूँ, जो मैं मेरा वर्जन जो कल था मैं उसका बेटर वर्जन आज कैसे बन सकती हूँ, और उससे भी बेटर जो आने वाला कल है उसमें मैं अपने आप को बेटर वर्जन कैसे बना सकती हूँ। बिल्कुल सो दैट इज अ रियल कंपटीशन, है ना। बिल्कुल। और दानिश से So तो these are आप बहुत ही आगे हैं, तो कोई अरे नहीं कंपैरिजन ही नहीं है। तो नहीं 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 लेकिन यू वेल नहीं सेड कि आपकी लड़ाई आपके साथ ही है, कैसे इम्प्रूव करना है। थोड़ा हाँ फास्ट मतलब द फॉरवर्ड करते हैं, कंपटीशन। क्योंकि बहुत हाँ सारे जी सवाल है अभी आपसे मेरे को पूछने। तो अभी तो आपकी जर्नी बिल्कुल शुरू हुई है और आपको बहुत सारे काम भी हैं, और हम लेट नाइट ये शो कर रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम। ये बताएं कि बहुत सारी विजुअली इम्पेयर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जो बैंकिंग सेक्टर्स में हैं, हम्म और क्या आप उनका हिस्सा हैं? क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एक एसेट हैं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए डिसेबल्ड? आपका क्या व्यू है? देखिए मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रल हूँ, और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जब मेरी हेल्प जहाँ जिसको लगती है, जिससे बात करनी होती है, मैं सबके लिए अप्रोचेबल हूँ इक्वली। रही बात ये whether these organizations are asset, so yes, I mean I don't want to comment on any individual organization, but yeah definitely कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सही इंटेंशन से काम करती है विद द रियल इंटेंट इन माइंड, तो डेफिनेटली जो है अवेयरनेस क्रिएट होती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और एक दूसरे के साथ रह के भी लोग सीखते हैं, और प्लस बैंक्स के मैनेजमेंट को कह सकते हो या डीएफएस को कह सकते हो, एक कलेक्टिव मैसेज जाता है। तो डेफिनेटली these organizations do have an important role to play, and why only these organizations? मैं तो HR में रही हूँ, I'm an HR person, so I always even respect the role of all the collective bargaining associations or unions, उनका बहुत important role है। एक participative management जब हम कहते हैं, एक collective bargaining जब हम कहते हैं, तो उसमें ये जो मैकेनिज्म है, एसोसिएशंस, यूनियंस, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो डेफिनेटली मतलब देयर एग्जिस्टेंस इज रियली इम्पोर्टेंट। एक और सवाल लेता हूं और उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं आपकी ऑथरशिप और आपकी सिंगिंग करियर पे। जी बताइए। आप एक फीमेल हैं, हाँ जी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हाँ जी बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में बैंकिंग इंडस्ट्री को छोड़ के, ये सिर्फ बैंक हाँ ऑफ हाँ बड़ौदा की बात नहीं है, सभी बैंक्स को छोड़ के, चाहे वो कोई जी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो, हम्म वहां पे वीमेन को चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। जी लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में ना तो वो नॉन डिसेबल्ड फीमेल्स को मिलती है, ना ही हम्म डिसेबल्ड फीमेल्स को मिलती है। हम्म लेकिन क्योंकि आप बड़ी पोजीशन पे हैं, टॉप मैनेजमेंट के साथ रहती हैं, तो विजुअली जी ये दूसरे डिसेबल्ड के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये शायद ये इशू, मैं नॉन बैंकर हूँ और मैंने सबसे पहले कई दफा उठा दिया है पिछले 6-7 साल, हम्म क्योंकि बहुत सारे जो डिसेबल्ड होते हैं उनके बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली डिसेबल्ड होते हैं। कई लोगों को अलग से चैलेंज आते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। जी तो जी जी इस टॉपिक पर जब भी आपकी बैंक की सेटलमेंट होती है, जी तो वहां भी इस इशू को डिस्कस होते कभी नहीं देखा है, और बैंकर्स से भी बहुत कम ही सुनने को मिला। मैंने ही अपने शोज में उठाया जितनी बार उठाया है। तो इस पर आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है ये जेन्युइन है, या आपको लगता है कि इस पे काम किया जाना चाहिए? देखिए एज एन इंडिविजुअल मतलब अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो यस डेफिनेटली एक ये जेन्युइन नीड है भी, फीमेल्स के लिए है, एंड मोर सो अ लिटिल मोर फॉर द डिफरेंटली एबल्ड और डिसेबल्ड फीमेल्स के लिए है। ठीक है, देखिए अगर इसलिए फीमेल्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बाइबाटाइट सेटलमेंट में एक सिक लीव वाली प्रोविजन भी है अभी, जब जिन फीमेल्स का बच्चा 8 साल से कम एज का है, वो बच्चे की सिकनेस के लिए द मदर कैन टेक लीव, राइट, वो एक प्रोविजन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। सो आई थिंक समवेयर the government is also realizing, and I think in the coming settlement maybe we can also sort of through whatever way whoever is the representing party, ये सजेशन डाला जा सकता है। देखिए इसमें हम अफ्रेड के इंडिविजुअल बैंक्स इसमें बहुत ज्यादा
अपने लेवल पे कर नहीं पाएंगे, बिकॉज एट द मोमेंट जो जिस तरह का गवर्निंग मैकेनिज्म है, लीव रिलेटेड और सर्विस कंडीशन रिलेटेड रूल्स जो हैं वो बाइपार्टाइट सेटलमेंट से या जॉइंट नोट से गवर्न होते हैं, विच इज इंडस्ट्री वाइड सेटलमेंट के हिसाब से होता है, राइट? सो इसको if you know the larger consensus feel that this is important, then this can be taken up ऑफिशियली। बाकी देखिए आउटकम क्या है वो तो आज ना आप बता पाएंगे, ना मैं बता पाऊंगी, ना कोई और बता पाएगा एट द मोमेंट, but yeah, this is a genuine requirement if you, which I'm answering to you in my personal capacity, not representing any bank, है ना? बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि आप, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपकी किताब भी काफी चर्चा में है और अभी आपने एक पंजाबी मूवी में सिंगिंग भी की है, तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि इस प्रोफाइल में आपका ट्रैवल भी बहुत रहता है, आप ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं, पॉलिसी मेकिंग पे काम करती हैं, घर वाले खुश रहते हैं आपसे? हाँ, घर वाले तो खुश रहते हैं मेरे आउटकम्स को देख के। बीच बीच में थोड़ी सी डोज मुझे मिलती रहती है, कभी अपनी मदर से, कभी अपने हस्बैंड से, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, बट फिर जब वो मुझे देखते हैं कि मैं कुछ अचीव कर रही हूँ तो दे से नहीं, वी आर विथ यू। बाकी रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी दानिश जी। 2021 से लेके 2024 तक मेरी पोस्टिंग जो रही वो मुंबई में एक कॉलेज है, कई बैंकर्स इसको जानते भी होंगे, एसपीबीटी कॉलेज। इट्स अ ट्रेनिंग कॉलेज जो बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक का जॉइंट ट्रेनिंग कॉलेज है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मैं इसको हेड कर रही थी इन द कैपेसिटी ऑफ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ठीक है। और ये जो कॉलेज है ये मेरे प्रेजेंट रेसिडेंस से कम्यूट करने के लिए मुझे दिन में 4.5 घंटे लगते थे आना जाना। सो कार में मतलब वाइल कम्यूटिंग ऑन रोड मेरे 2 काम होते थे एक अपनी मदर इन लॉ से बात करना फोन पे, बिकॉज वो भी वहाँ भी हाजिरी जरूरी है, वो यहाँ मुंबई में नहीं रहती, ठीक है। एंड दूसरा मेरी जो एंटायर पीएचडी का मेरा काम है वो मेरी पीएचडी पूरी गाड़ी में हुई है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अपने आप पे खुद पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आप कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं, मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं, और अपनी वर्क और लाइफ को कैसे प्रॉपर्ली बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है। सो या सो दैट इज हाउ। एंड आल्सो लेट मी टेल यू, अगर जहां आपको लगता है कि यू कैन और यू शुड टेक हेल्प of maybe some professional, some assistant, अगर आप afford कर सकते हैं basis whatever an individual spending capacity is, I feel you should have a big heart and take help. उस हिसाब से आप दूसरों को भी empower करेंगे। जैसे मैंने अपने साथ एक कॉलेज गोइंग लड़की को अपने साथ assign किया हुआ है, she is not related to the bank at all, but I pay her some pocket money during the month, and मेरे जो छोटे मोटे कुछ काम होते हैं लाइक मे बी जो मेरे लिए मे बी नॉट दे मे नॉट रिक्वायर मी टू डू इट डायरेक्टली, कुछ ऑर्डर करना है, कुछ करना है, या कोई डॉक्यूमेंट क्विकली इंटरनेट से रिसर्च करके देना है, समथिंग इट कैन बी टीम नंबर ऑफ थिंग्स, तो वो मुझे हेल्प कर देती है और मैं लाइक आई गिव हर व्हाटएवर दैट शी डिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ मनी। सो I'm just trying to bring in a point कि अगर आपके पास वो bandwidth है, अगर आप थोड़ा सा अपनी पॉकेट मनी अपनी सैलरी से थोड़ा सा शेल आउट कर सकते हो, so dignified way में you should take help. There is no हर्जा जिसको हम कहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। या फिर आप अपने आप को इतना बना लो टेक सेवी कि जो चीज़ों को आप टेक्नोलॉजी पे आउटसोर्स कर सकते हो आप कर लो, ठीक है। आप मतलब you need to find your own best fit, the time management cannot be same for everyone, you need to find your own ways. बिल्कुल। तो अपनी किताब के बारे में हमें बताएं, कैसे लोग पढ़ सकते हैं, वो किताब किस बारे में है, और अपने सॉन्ग के बारे में, और सॉन्ग थोड़ा हमें गुनगुना के भी बताइए। आप मुझसे पिछले आधे घंटे से सिर्फ मोनोलॉग करवा रहे हैं और आप मुझे अब कह रहे हैं कि मैं गाऊं, बट एनीवेज आई विल डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को मैं डेफिनेटली पूरा करूंगी विद प्लेजर। सो सबसे पहले हम किताब की बात करते हैं। तो मैंने 2025 में 15 अगस्त को ये किताब जो मैंने लिखी है, इट इज कॉल्ड मोज़ेक, MOSAIC,
मोज़ेक, जिसका टैगलाइन है डाइवर्स पीसेस वन पिक्चर। ये जो किताब है ये अंग्रेजी में है एंड इट इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग। सो बेसिकली जो क्रक्स है इस किताब का वो ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट कैटेगरीज से लोग होते हैं, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, विमेन हो, जनरेशनल डाइवर्सिटी हो, न्यू रिक्रूट्स हो, या अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स हैं, हम उनको किस तरह से इंक्लूडेड फील करवा सकते हैं, हाउ वी कैन ensure their equitable treatment, their inclusion, and ultimately help them have the feeling of belongingness. और उसमें मैंने स्पेसिफिकली PWD और स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी डाला है कि अगर आपकी टीम में कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है या कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, आप उनको व्हाट आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स। And similarly, one of my chapter also is about addressing the diverse group themselves, कि भाई आप अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड फील करवा सकते हो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है ना। और उसी बुक में एक चैप्टर है जहाँ पे मैंने 9 स्टोरीज कवर की हैं अलग अलग लोगों की। सो उसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड भी है, एक आपको पता होगा एक कंजॉइनल ट्विन ब्रदर्स हैं पंजाब में, उनकी भी स्टोरी कवर की है मैंने। सो मतलब उनका क्या कैसे रहा, क्या चैलेंजेस रहे, वो अब कैसे कर रहे हैं। सो इट्स ऑल इन ऑल रीड बुक, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो, HR पीपल के लिए हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हो, या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हो। It is a multi-targeted book. It is available on Amazon for purchase. Hard copy is available, e-book is available. और कुछ महीनों में मैं इसकी डेजी वर्जन जो है फॉर माय विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स, उनके लिए भी हम इसको लेकर आएंगे। सो ये हमारी बुक है। और अभी जो मैं शुरू की है दानिश जी लिखना इज माय ओन ऑटोबायोग्राफी। So I hope in another maybe a year's time I will come out with my own autobiography where I will sort of give glimpses into my journey, some of the challenges and how I've been doing things. में कुछ बड़े खुलासे भी होंगे मजेदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सिंगिंग का कैसे आपको शौक पड़ा और सिंगिंग में कैसे आप आए? देखिए, सिंगिंग में तो शौक तो मुझे बचपन से ही था, भगवान ने आवाज भी अच्छी दी है। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं पढ़ाई करी थी तो मुझे था कि सिंगिंग को मुझे अपना फर्स्ट फील्ड नहीं बनाना, प्राइमरी फील्ड नहीं बनाना। वो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में कई लोगों को कहते हुए सुन लिया था कि अच्छा ब्लाइंड है तो बेचारी क्या करेगी, सिर्फ म्यूजिक करेगी। बट लोगों को ये नहीं पता कि म्यूजिक करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उन व्यक्तियों को, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्तियों को, जिन्होंने अपना करियर जो है वो म्यूजिक में बनाया है। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, बहुत पैशन का काम है ये। तो उस समय तो था कि ठीक है, मैं म्यूजिक को एज अ हॉबी परस्यू करूंगी और साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी करती रहूंगी। बट अब जब मैंने कुछ एक मुकाम हासिल किया है, सो नाउ आई फील कि अब मुझे म्यूजिक को ज़्यादा बेटर वे में परस्यू करना चाहिए। तो अब मैं प्रोफेशनली, वैसे मैंने विशारद किया है, विशारद के बाद संगीत भास्कर भी किया है, ऑल इंडिया रेडियो पे मैंने गाया भी है। और अभी जो है वो मैं एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं, गजल मास्टर श्री जसविंदर सिंह जी, उनसे मैं तालीम ले रही हूँ। वो मेरे म्यूजिक मेंटर हैं। और ये जो मूवी की बात कर रहे हैं, ये मूवी का नाम है प्यार ता है ना, और ये मूवी ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई है। तो उनके जो प्रोड्यूसर हैं वो वाया मुझे शी हैड अप्रोच्ड मी, सो आई हैव sang वन स्मॉल सॉन्ग इन दैट, पंजाबी सॉन्ग है वो। और बस ये है, अब आगे आई में ऑल्सो कम आउट विद सम भजन एल्बम्स। मुझे भजन गाने का बहुत शौक है। तो देखिए, व्हाट इज इन डेस्टिनी एंड यस। तो हो जाए 2 लाइनें। अच्छा ठीक है, 2 लाइनें हो जाए तो दानिश जी इसी आप मूवी ही बता की दीजिए। जो आपने जो गाया अभी, इसी मूवी की ठीक है। वैसे ये गाना सिचुएशनल था, इसके वर्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। सो इसके जो वर्ड्स, हीरोइन है वो हीरो से नाराज है, तो वो उसको थोड़ा सा जो है ताने मार रही है।
बट मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये जो वर्ड्स है वो किसी के लिए भी ट्रू हो। ठीक है, इट इज अ सॉन्ग ओनली सिचुएशनल। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको गाने की। बरसों बीत गए तक तक रहा तेनू ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋ ਅੱਜ अपना कहाँ के फिर गैर हो। ये एक लाइन थी और इसी के साथ एक गाना जो गाया था मैंने, उसकी मैं 2 लाइन आपको सुना देती हूँ। ਅੱਖਾਂ रो रो ए कहंदियां हाय तू रोएगा दिल रे रे दसदा है वे तू रोएगा हाँ तू रोएगा किथे होरे दिल लगा के हाय जिंदड़ी नु रोग लगा के सारी उम्र जगा के तू कि विसोवेगा हाय तू रोएगा हाय तू रोएगा हाँ तू रोएगा हाय तू रोएगा। पर मेरी दुआ है कि आप सब हंसते रहिए, कोई मत रोइएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। थैंक यू। ये YouTube पे अवेलेबल है। द मूवीज नेम इज प्यार ता है ना। और मेरा खुद का एक YouTube चैनल भी है, एक्कोस ऑफ निकिता के नाम से। तो उसमें मैंने कुछ 2-4 अपने अभी हाल ही में गा के भजन वगैरह डाले हैं। और मेरी वेबसाइट है echoesofnikita.com which talks about my story। बिल्कुल, आप अगर मुझे ये लिंक्स प्रोवाइड करवा देंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। बिल्कुल। तो मैं आपको बुक का भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी और अपनी वेबसाइट का भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर निकिता जी, बहुत ही मजा आया। और आपकी जैसी जर्नी है, हम ये इंटरव्यू घंटों घंटों कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके हीरो नाराज हो जाए। तो जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? जाते जाते मैं ये मैसेज देना चाहूंगी सबको कि भाई हम जो है इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना। कभी दिवाली, होली, क्रिसमस आ रहा है अभी। तो ये फेस्टिवल्स हम एक पर्टिकुलर डे पे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ टाइम के लिए सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं और फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। बट मैं हमेशा मानती हूँ कि एक फेस्टिवल ऐसा है, एक पर्व ऐसा है, एक त्योहार ऐसा है जिसको हम हर दिन, हर घंटे, हर घड़ी, हर क्षण सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वो फेस्टिवल है द फेस्टिवल ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी ही एक पर्व है, अगर हम सही मायने में उसको समझे तो बस खुशियां ही खुशियां हैं। वेल सेड। तो ऑन दिस नोट, वंस अगेन थैंक यू सो मच। Most welcome, Danish ji. Thank you for having me on your show, and you and Radio Udan is doing wonderful work. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने डॉक्टर निकिता वेदराउत जी से, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, पॉजिटिव टिप्स शेयर किए, कैसे उन्होंने इस हाइट को प्राप्त किया, कैसे वो पीक तक पहुंची और कैसे वो अभी भी अलग अलग एवेन्यूज में ट्राई कर रही हैं, अलग अलग चीजें कर रही हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी इस इंटरव्यू से। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 92-663-4422। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। यार, हमारी हिंदी की परीक्षा कब है?
शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा, हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। People's Forum, founded in 1989, supports homeless and destitute individuals with mental illness in Odisha. Through initiatives like Mission Asha, Asha Lok, and DMF Ashray, it runs 24/7 shelter and rehabilitation homes. The organization provides medical care, psychotherapy, counseling, life skills training, and long-term rehabilitation through a complete model of rescue, treatment, training, and family reunion. People's Forum has supported 5,000 plus individuals, with 1,700 currently in continuous care across centers in multiple districts of Odisha. For more information, visit www.peoplesforum.in.